नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी पाठ्यक्रम में जो हमारी कहानियाँ सम्मिलित हैं, उन्हीं कहानियों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए आज के शस्त्र की शुरुआत करते हैं हम कहानियों से। एक बार हम देख लेते हैं कि हमारे जो पाठ्यक्रम में है, सिलेबस में, यानी कौन कौन सी कहानियां जो हैं सम्मिलित हैं। तो चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाई बाली नंबर 2, एक टोकरी भर मिट्टी, कानों में कंगना, राजा निर्वंशिया, पिता, परिंदे, अमृतसर आ गया, चीफ की दावत, सिक्का बदल गया, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। कहानियां जो है हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद लाल पान की बेगम, कोसी का घटबार, आकाशदीप, गए ग्रीन, और उसने कहा था, ईदगाह, दुनिया का अनमोल रतन, अपना अपना भाग्य, राही। कितनी कहानियां हैं? 21, यानी 21 कहानियां जो हैं हमारे नेट जेआरएफ के सिलेबस में हैं। जो अभी अफवाह फैली थी कि नेट एग्जाम की असिस्टेंट प्रोफेसर में कोई वरीयता नहीं रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है, जब तक हमको स्रोत नहीं मिलता है कि क्या ये सही है, तब तक हम उस चीज़ को नहीं छोड़ सकते हैं। हमको अपनी तैयारी कंटिन्यू करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जो कहानी पढ़ेंगे, चंद्रदेव से मेरी बातें। ये कहानी है किसकी? सरस्वती, बंग महिला की। किसकी? बंग महिला की। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमको एक एक पॉइंट भी ध्यान में रखना पड़ेगा जो महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला लाइन है कि भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। देखो ये जो है, ये कोटेशन महत्वपूर्ण है। लाइन देके पूछा जा सकता है कि किस रचना से है, तो चंद्रदेव से मेरी बातें। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखो सुनी अनसुनी सी मत कर जाना, अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा कहती हूँ सुनो। कहती हूँ, थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। आप इतने पुराने हैं तो सही, पर काम सदा एक से ही हैं और एक ही स्थान में करते आते हैं। यह क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट महकामे में ट्रांसफ़र यानी बदली होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? क्या आपकी गवर्नमेंट जो है पेंशन नहीं देती? बड़े खेद की बात है, यदि आप हमारी न्यायशीला गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस यानी नौकरी करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति यानी उन्नति हो गई होती, पद में आपका ट्रांसफ़र हो गया होता, और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरमय नगर
पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी, देखो किसका नाम आया है, काशी, याद रखना, ऐसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। हरि नाम, किसका नाम आया है, हरि नाम। यह बड़ी भूल हुई भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा। उसके बाद ओहो ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो न, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर और अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करें तो आश्चर्य ही क्या है। अगला पॉइंट है हमारा, अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन यानी निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन, देखो क्या किसका नाम आया, प्रभु लॉर्ड करजाइन के पास भेज देवें। आशा है कि ये आपको सादर पूर्वक अवश्य आहन करेंगे, क्योंकि आप उधम भारतवासियों के भात कृषांगणांग तो हैं ही नहीं, जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति, कौन सी जाति, गौरांग जाति कुपित हो उठेगी, और फिर आप एक सुयोग्य कार्यदक्ष, परिश्रमी और बहुदशी कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि जब आप लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे, तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देंगे, क्योंकि आपको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नृत्य सृष्टि के आदिकाल में प्रचलित थे, वह वे ही अब सब अब भी हैं, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया कि भूत और वर्तमान में आकाश और पाताल का सा अंतर हो गया। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ेगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। देखो ये महत्वपूर्ण कोटेशन है, कोटेशन देकर हमसे पूछा जा सकता है कि ये पंक्ति जो है किस रचना से है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभु भारत को उतनी दूर से भली भांति ना देख सकते होंगे। अतएव आपसे सादर करती हूँ कि आप एक बार भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, पर आठवें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को, देखो अमावस्या, काशी और हरिनाम ये महत्वपूर्ण है, इनको याद रखना पड़ेगा। आपको हॉलिडे छुट्टी ही अवश्य रहती है, यानी हॉलिडे की छुट्टी जो रहती है, आप उस दिन चाहें तो भारत भ्रमण कर जा सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन यानी छोटे दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण ना हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता काशी याद रखना।
कलकत्ता को देख लेना तो अवश्य ही उचित है। वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के लड़कदादा निकले। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी यानी दामिनो, जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से आठ खेलियां किया करती हैं, यह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही हैं। भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओर से सिंधु के गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरद बासिनी विश्वमोहिनी सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती हैं। आपके देवलोक में जितने देवता हैं, उनके वाहन भी उतने हैं। किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा। लाइन से ये बात याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि अनुक्रम पूछ देता है एग्जाम में कि किन किन चीज़ों का उल्लेख है, गज, हंस, बैल, चूहा। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मढ़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र। ये भी बात इम्पोर्टेंट है कि चारों वर्णों की बात किस में उल्लेखित है। तो ये है चंद्रदेव से मेरी बातें। सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को जहाँ पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट उन्हें इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली को लापटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं। और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति को साहस नहीं हो सकता, वही आज पराए घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वहां चू तक नहीं कर सकती। क्या करे बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी व्रत ही लिखा था। हरिपदो भद्रवा और त्रिलोक्य पाशनी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं। वहाँ भी अब स्थान में बंधनग्रस्त हो रही है। उसके वक्ष स्थल पर जहाँ तहाँ मोटे बहद्र कारखंड गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि आपकी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। वहाँ ईडन गार्डन तो पराजित परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्याधिनी विद्या को देखकर वीणा पाणि सरस्वती देवी भी कहने लग जाती हैं। देखो, वीणा पाणि सरस्वती देवी का भी उल्लेख होता है कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों को विद्या चमत्कारणी है। वहीं के फोर्ट विलियम कॉलेज के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का खूब परिचय मिलता है। वहाँ के मिट यानी टकसाल को देखकर सिंधु तनया आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी या कुबेर भी अकजा जाएंगे। भगवान चंद्रदेव
इन्हीं सब विश्वमय उत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने हेतु आपको सादर निमंत्रित और सविनय आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी होंगे। उसके बाद आप जो अनादि काल से निज उज्जवल वपु में कलंक की कालिमा लेपन करके कलंकी शासक शशधर, शशलांछन, शशांक, शशधर और शशलांछन आदि मालाओं से भूषित हो रहे हैं, सिंधु तनया होने पर जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके, वही अंजाम कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बम्बई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में फलीभूत न होंगे? शायद आप पर यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है, पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निगल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ, आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़कर फेंक दें। अब भारत में ना तो आपके और आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के वंशधरों का साम्राज्य है और ना अब भारत की वह सस्य श्यामलता स्वर्ण प्रसूता मूर्ति की। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया, वह सब इन्हीं विद्या विश्रात गौरांग प्रभुओं की कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यों तो यह प्रति वर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के हैं, वे काठ के पुतलों की भांति हैं। जैसे उन्होंने उनके रक्षक नाचते हैं, वैसे ही वे नचाते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी है। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए हैं तो अपनी फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को, देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त को साथ अवश्य लेते आएं। ये महत्वपूर्ण कोटेशन है। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज ईश्वर न करे आपके चंद्र लोग यहाँ देवलोक में घुस पड़े तो वहाँ से उनको निकलना कुछ सहज बात ना होगी। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते, तब वह आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त महाराज अपने यहाँ की दंड विधि यानी कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं
और यदि बोझ ना हो तो यहाँ से वो 2-4 टाइप राइटर भी खरीद ले जाएं। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे, तब उससे उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। वे लोग दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कहीं पर खेद है अपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का उत्तर ना दिया, परंतु आपके इस मौन विलाप में मैं स्वीकार कर सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा आइएगा जरूर। बंग महिला। ये थी हमारी कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें। महत्वपूर्ण है हमारे एग्ज़ाम के लिए। अगर हम इस तरह से डीप पढ़ लेते हैं तो हमें एग्ज़ाम में कोई भी कठिनाई नहीं होती है। इस बार तो एग्ज़ाम का पैटर्न ठीक था। तो आज के सत्र को फिर यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सत्र में और इसी तरह से एक एक करके हम 21 कहानी संपूर्ण ही पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए जय हिंद।